अस्सलाम वालेकुम। बेटा कैसे हैं आप लोग? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, आज हम जो एएस बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की लेसन अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, उसके हवाले से आज हम कुछ जो है वो अपनी बात करेंगे। तो आपने बहुत ही जो है वो ध्यान से समझनी है बात कि सेल स्ट्रक्चर्स किस तरह से अपेयर होते हैं और इनकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से होती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़ा प्रिसाइज करेंगे अपने लेक्चर को। सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना है कि सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल में जो मौजूद हैं उनमें स्पेशलाइज माइक्रो स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं विच आर नोन एज दी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। Right? Now, these cytoplasmic organelles are the microstructures that perform their specified function. ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब इन ऑर्गेनल्स को हम कैटेगराइज करते हैं टू मेजर ग्रुप में। जो फर्स्ट ग्रुप है इसे नाम देते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का, और जो सेकंड कैटेगरी है इसे नाम देते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स। आज हम इन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्टडी करते हैं, और उसका नाम मैंने आपके सामने मेंशन किया है, जो कि यहाँ पर आपको साइड पे एक फोटोग्राफ नजर आ रहा है, विच इज कॉल्ड एज द माइटोकॉन्ड्रियन। राइट, सिंगुलर है बेटा ये वर्ड माइटोकॉन्ड्रियन। इसके हवाले से आज हम अपनी लेक्चर को स्टडी करेंगे। तो ये एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन इन फ्रंट ऑफ यू स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसकी जो साइज है वो मैंने यहाँ मेंशन की है कि इट इज ऑन अबाउट 0.5 टू 1 माइक्रोन मीटर इन डायमीटर। तो ये इसकी आपने साइज ध्यान में रखनी है कि ये 1.0.5 से 1 माइक्रोन मीटर की साइज में अपेरेंटली सेल में नजर आ रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रियन को हम शो करते हैं कि ये वन ऑफ द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। राइट, तो इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इट हैज गॉट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर में नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड इट्स आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो सेकंड मेम्ब्रेन है लाइट ब्राउन कलर की, इट इज कॉल्ड एज इट्स इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है इट हैज गॉट फोल्डेड पार्टीशंस, इन्हें नाम दिया जाता है क्रिस्टी का। तो ये ख्याल रखिएगा कि जो क्रिस्टी है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड पार्टीशंस को कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली इस इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक जो है वो मिक्सचर मौजूद है। मैं यहाँ पर इसको शो करता हूँ कि जो क्रिस्टी है, दिस क्रिस्टी हैज मैट्रिक्स। अभी जो मैट्रिक्स है बेटा ये मिक्सचर है। ख्याल रखना है आपने कि मैट्रिक्स के इस कंटेंट में बेसिकली डीएनए प्रेजेंट है। अब ख्याल रखिएगा कि ये जो डीएनए है ये एक सर्कुलर डीएनए है, और इसे हम कंपेयर करते हैं बैक्टीरियल डीएनए के साथ। इसके अलावा इसमें राइबोसोम्स हैं, और जो राइबोसोम्स मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं, दीज राइबोसोम्स आर नोन एज 70S राइबोसोम। अगेन ये कंपेयर किए जाते हैं बैक्टीरियल सेल के साथ। देन इट हैज गॉट आरएनए। आरएनए इसमें mRNA वाली टाइप मौजूद होगी। राइट, इट हैज आल्सो गॉट द tRNA मॉलिक्यूल। इसके अलावा इसमें rRNA टाइप के मॉलिक्यूल भी मौजूद होते हैं। इट मीन्स कि इसके पास पूरी मशीनरी है जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा इसमें वी हैव गॉट नंबर ऑफ एंजाइम्स जो कि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कैरी करते हैं। प्लस इट हैज गॉट को एंजाइम्स, और ये जो को एंजाइम्स हैं ये को एंजाइम्स इसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जाने जाने वाले जो एंजाइम हैं वो एनएडी और एफएडी हैं। ये को एंजाइम्स हेल्प करते हैं कि ये अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म करता रहे। माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर सिंस कैरी कर रहा होता है अपने साथ इन तमाम केमिकल सब्सटेंसेस को, तो यहाँ आपने जहन में रखना है कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। यानी कि किसी भी सेल में अगर कोई स्ट्रक्चर अपनी रेप्लिकेशन करना चाहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो है वो अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम शो कर देता है। सो इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ व्हेनसोएवर इट इज नीडेड। फंक्शन के लिहाज से देखें बेटा तो ये साइट है, माइटोकॉन्ड्रिया साइट है, साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपने सेल में मौजूद रहते हुए एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करनी है, जिसकी वजह से इसका बेसिक फंक्शन आता है कि ये सेल के लिए एटीपी जनरेटर है। तो व्हेनसोएवर सेल रिक्वायर्स एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया ने सेल को एटीपी सप्लाई दे देनी है। ये माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हो सकता है और उस सेल को अश्योर करता है कि वो उसकी जो सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन है उसको जो है ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर रहा होता है। राइट बेटा। दूसरा सेलुलर स्ट्रक्चर जो यहाँ आपके सामने मेंशन किया गया है, इसको मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। इट इज नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। Just like the mitochondria, chloroplast also has the double membrane। तो इधर ये आपने ध्यान में रखना है कि ये सेकंड सेल स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, यानी कि इसमें भी टू मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। डायग्राम में आपको नजर आ रही है कि ये जो है वो ग्रीन वाली आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर लाइट ग्रीन जो नजर आ रहा है एरिया व्हाइट वाला, इसको हम नाम देते हैं कि ये इसकी इनर मेम्ब्रेन वाला जो है वो स्ट्रक्चर है। इनसाइड आपको क्लोरोप्लास्ट में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की कंपार्टमेंट नजर आ रहे हैं। ये कंपार्टमेंट एक रूम की तरह जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली एक हम कह सकते हैं बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है। राइट नाउ दिस बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स दैट यू कैन सी हियर, इट इज नोन एज दी वन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इज नोन एज दी ग्रेनम। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो पहली बिल्डिंग है या कोई भी एक सिंगल बिल्डिंग है, इट इज कॉल्ड एज दी ग्रेनम। 1 2 3 4 फोर कॉम्प्लेक्स हैं तो इन्हें हम नाम देते हैं ग्रेना का। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन है, इनसाइड क्लोरोप्लास्ट हैज गॉट दी मैनी मैनी ग्रेना। ये वर्ड याद रखिएगा, ग्रेना। और अगर हम इसको सिंगल पढ़ेंगे तो इट इज कॉल्ड एज दी ग्रेनम। ग्रेनम बेसिकली मेड ऑफ कॉइन्स। अब ये मेम्ब्रेनस कॉइन्स है and these coins are known as the thylakoid। यहाँ ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, तो ये ऊपर सबसे ऊपर वाला जिसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये जो ब्लू वाला मैंने क्या है, इस सिंगल वन इज कॉल्ड एज द थाइलोक्वाइड। और ये थाइलोक्वाइड बेसिकली एक सिंगल कॉइन है जो कि कंबाइन होकर एक पूरा पाइल बनाती है। इस पाइल को, इस हीप को, इस बिल्डिंग को नाम दिया जाता है ग्रेनम का। ग्रेनम बेसिकली एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करती है और वो ये है कि ये यानी कि ग्रेनम वाला जो पार्ट है, इट इज द साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होगा वो होगा ग्रेनम में। ग्रेनम सस्पेंडेड है एक फ्लूइड फिल्ड एरिया में, इसे नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का। तो ये जो स्ट्रोमा है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरह एक जो है वो फ्लूइड फील्ड एरिया है। इस स्ट्रोमा में भी हमें कुछ सब्सटेंसेस अवेलेबल होते नजर आते हैं जिसमें डीएनए है। अगेन ये डीएनए सर्कुलर है जो कि बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंपेयर किया जा सकता है। फिर इसके बाद इसमें राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम की तरह 70S है, बैक्टीरियल डीएनए के साथ इसको जो है वो मैच किया जाता है। फिर इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स के आरएनए मॉलिक्यूल मिल सकते हैं, लाइक इट आल्सो हैज एमआरएनए, टीआरएनए,
is rRNA. So ये राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए मौजूद हैं। अगेन इट हैज गॉट नंबर ऑफ कोएंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होंगे। इट आल्सो हैज गॉट दी एंजाइम्स जो कि फोटोसिंथेसिस से रिलेट करते होंगे। बिसाइड दिस यहाँ पर हमें कुछ स्टार्च के पार्टिकल्स भी मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स। सो दिस क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्यूल्स। फंक्शन के लिहाज से देखें तो फंक्शन के लिहाज से जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है ये इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट इज दी यानी कि क्लोरोप्लास्ट आर दी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जब रिएक्टिविटी होगी तो अब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हम शो करते हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये जो है वो रिएक्टेंट के तौर पर काम करते हैं। लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है। दिस ग्लूकोज कैन बी रिटन एज C6H12 एंड O6। तो यहाँ पर मैं इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म शो कर देता हूँ C6H12O6 प्लस इसमें हमें मिलते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की एक केमिकल इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। स्टोमा बुनियादी तौर पर डार्क रिएक्शन के लिए अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होगा थाइलाकोइड में और डार्क रिएक्शन परफॉर्म होगा इस स्ट्रोमा के अंदर। तो ओवरऑल पूरी फोटोसिंथेसिस इस स्ट्रक्चर यानी कि क्लोरोप्लास्ट के साथ एसोसिएट हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट की रिलेटिव साइज अगर हम देखें तो ये 1 से लेकर 2 माइक्रोन मीटर इसकी थिकनेस है और 5 से लेकर 7 माइक्रोन मीटर ये डायमीटर में हमें नजर आता है। एक सेल में आफ्टर न्यूक्लियस जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का वो इसका ये क्लोरोप्लास्ट कंसीडर किया जाता है। तो दिस इज बेटा अबाउट ऑल टुडेज एक्टिविटी। आज का लेसन आपने ध्यान से जो है वो अंडरस्टैंड करना है, समझना है और इसके हवाले से आपकी जो भी परेशानी हो वो आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर मौजूद नंबर से व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।